सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो जैसे खबर तो आप सभी लोगों को मिल ही गई होगी, हमारी कंट्री के लिए काफी प्राउड मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला। हरनाथ संधू के द्वारा हमारी कंट्री को नाज कराया गया, यानी कि अब फिलहाल जो है हमारी कंट्री के पास में तीसरी बार ये खिताब अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो है हमारी कंट्री के पास में अब तीसरी बार यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और अब है हरनाथ संधू। तो ये तीन इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि कहीं ना कहीं एक लीडिंग फिगर आप लोग बोल सकते हैं, खासकर इंस्पिरेशन जो यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनके सामने एक लीडर रहता है तो उसे सीखकर आगे बढ़ पाती हैं। तो ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर एक मुद्दा देखने को मिलेगा, जितने सारे ऐसे लीडर खासकर कि लड़कियों की साइड से निकल कर आते हैं, इसी तरीके से जैसे अगर लड़कों के बारे में बात करें तो दुनिया भर के रोल मॉडल आप लोगों को मिल जाएंगे, पर लेकिन लड़कियां अगर निकल कर आती है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचती है। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर अपनी कंट्री की साइड से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन और अच्छे से एंजॉय कीजिए जो भी ये मूवमेंट रहते हैं अपने देश के लिए, और ये कहीं ना कहीं सैल्यूट करने वाले भी हैं। अगर कोई भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो उनको आप लोग को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले यार देखो, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि चैनल पे बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनको ब्लॉक एक तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक बच्चे के द्वारा ये बोला गया कि सर मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ पर लेकिन बार बार ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो यार इसका मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। कई सारे ऐसे मेल भी आए, मैंने पढ़े, जब यहाँ पर पता चला कि इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बोला था कि वीडियो जो है वो रिपोर्ट हो रही है, चैनल भी रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब से डिसलाइक का बटन है तब से ये इशू देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर ये वीडियो भी मैंने अपलोड की तो ये जिसको लिंक शेयर किया टेलीग्राम पर उसी को दिख रही थी, बाकी वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया। जबकि दुनिया भर की वीडियो ऐसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑलरेडी यूट्यूब पर और ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है सारी वीडियो। तो यहाँ पर इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया। ये मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसको ब्लॉक कर दिया गया, पब्लिक ही नहीं करने दिया इसको। यानी कि टेलीग्राम पर अगर लिंक पर कोई क्लिक करके जा रहा था तो उसको देख पा रहा था, वरना नहीं देख पा रहा था। चलिए जो भी है, तो ये सारी चीजें जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ये रेगुलरली कुछ ना कुछ यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और कुछ को यार मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों पर फोकस नहीं किया जाए। पर लेकिन आप लोग तीन चीजें जरूर कीजिए, इससे चैनल पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उन्हें सुना होगा आप लोगों ने कि अगर खुशी के बहुत सारे, एक तरीके से गम के बहुत सारे आप लोगों को अगर मोमेंट है जिंदगी में, तो उसमें कुछ खुशी के मोमेंट अगर मिल जाएंगे तो सारी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो वीडियो जो है आते हैं आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इससे जो YouTube को फीडबैक मिलता है कि वीडियो कैसी है। ठीक है, दूसरा आप लोग कोई भी कमेंट कर सकते हैं जो आप लोगों को सुटेबल लगे, और वीडियो अगर लगता है शेयर करने लायक है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो कैसी है, और उसके बेस पर फिर YouTube उस वीडियो को सपोर्ट करता है। अगर ये तीन में से कोई भी अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, लगभग ये वीडियो जो है नैनो मैगजीन 25 से 30 हजार के करीब लोग देख रहे हैं, 20 से 25 हजार। तो उसमें क्या होता है, उसमें ओनली लाइक्स कितने रहते हैं, 3000 4000 मैक्सिमम लाइक्स रहते हैं। यानी कि ढंग से अगर देखा जाए तो अगर मोटे मोटे तौर पर तो 50% क्या, अब 1/4 1/3% भी लोग जो है इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हिंदू की वीडियो लगभग 35 से 40 जाती है, उस पर भी लगभग 5000 ही लाइक रहते हैं। ठीक है, तो 8 पंजे 40 आप लोग समझ सकते हैं कि किस रेशियो में चीजें चल रही हैं। और मुझे लगता है उससे ज्यादा लोग जो है आज के डेट में चीजों को मतलब एक तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं यार, जो भी है मेरे सामने जो मैंने आप लोगों से YouTube के साथ में बातें शेयर की थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है, जब मैंने आप लोगों को मेल भी दिखाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बार बार निकल कर सामने आती हैं। तो अब आप लोगों के सामने जो भी चीजें आप लोगों को लगे कि वीडियो सही है तो आप लोग देखिए, वरना फिर जो चल रहा है यार वो चल ही रहा है। मेरे हाथ में बस लेक्चर अपलोड करना है, पढ़ाना है, और वो मैं बखूबी कर सकता हूँ। इसके अलावा यार मैं कुछ नहीं, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा वो आप लोगों के हाथ में फीडबैक वगैरह सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहेगा। अच्छे से देखिए लेक्चर को, क्या क्या बातें आज के दिन में हम लोग को जानने को मिलेगी। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। और याद रखना, ये करंट का आप लोगों का वीडियो नहीं होता है, इसमें करंट और स्टैटिक दोनों निकल कर आते हैं, इसीलिए ये लेंथी हो जाता है। यानी कि कई सारे टॉपिक्स भी आप लोग के कवर हो जाते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के हैं, यानी कि जीएस के टॉपिक भी आप लोग के कवर हो जाते हैं। तो इसको उस तरीके से मत देखा करो कि यार ये तो करंट का टॉपिक है। नहीं, अगर ऐसे देखोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा यार करंट ही करंट पढ़ रहे हैं पूरे दिन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2 घंटे में करंट नहीं होता है, उसमें वो मिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग सोच सकते हैं।
तो इससे आप लोग अच्छे से चीजों को और समझोगे। वरना एक बच्चा कह रहा है सर करंट इतना सारा, तो इतना सारा करंट थोड़ी ना होगा यार, पूरे दिन में कहां से इतना करंट निकाल के लेकर आओगे। ये तो बेसिकली, वरना करंट की वीडियो अगर बनानी होगी तो झटाझट खत्म हो जाएगी जल्दी जल्दी, आधे आधे पौने पौने घंटे में। तो स्टैटिक आप लोगों को कवर कराता हूं ताकि आप लोगों की चीजें जो है वो ढंग से चलती रहे, ठीक है, करंट के साथ साथ में, और एक नॉलेज बेस भी आप लोगों का डेवलप हो जाए, ताकि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा। बात करते हैं NECA के बारे में। इसके द्वारा अभी यहाँ पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये NECA क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो बॉडी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और कौन से एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है? जब किसी बॉडी को पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया जाता है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में। तो ये इंडेक्स है 2021 का, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? NTI। तो NTI क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली मिलकर काम करती है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के साथ में, तो ये दोनों इसको पब्लिश करते हैं। क्या पब्लिश किया गया, क्या क्या बातें हेल्थ के बारे में, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हमारे देश में आज की डेट में जो सड़कों पर लोग चलते हैं और उसके जो एक्सीडेंट होते हैं वो कितना प्रतिशत है पूरी दुनिया का? अगर दुनिया में मान करें तो 1.3 मिलियन के करीब डेथ होती है लोगों की, यानी कि लगभग 13 लाख के करीब लोगों की जान जाती है, और 50 मिलियन के करीब इंजरी, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखने को मिले तो इंजरी तो बहुत ज्यादा होती है, पर लेकिन डेथ जो है वो लगभग 13 लाख के करीब होती है। तो इसका कितने प्रतिशत हमारे देश में लोगों की डेथ होती है, ये मैं आप लोगों से काफी डिटेल में बात करूंगा। गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करती है, कितना पहले करती थी, अब थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया, पर लेकिन इंप्रूव करने के बाद भी वो कितना है ये आप लोगों को बताना है। और जब लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, उससे हमारे देश को कितना जीडीपी को नुकसान होता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट तो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे ही जा सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे CEA के बारे में। तो CEA के द्वारा अभी बोला गया है कि जो कोयला है उसका जो स्टॉकिंग की जाती है, ये कोयला जो है इकट्ठा करके जो थर्मल पावर प्लांट रखते हैं उसको अच्छे से रखना चाहिए और ज्यादा रखना चाहिए, ताकि अभी रिसेंटली जो कोयले की कमी पड़ी थी थर्मल पावर प्लांट में तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। CEA जो है वो बेसिकली यहाँ पर अंडर जो है ये है इलेक्ट्रिक एक्ट। ये कब का है एक्ट, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इससे इसको पावर मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, हमारे देश में पहली बार, देश में फर्स्ट टाइम जो कोलफील्ड आप लोगों को देखने को मिला था वो वहां पर कहां पर देखने को मिला था, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये 1774 की बात की जा रही है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में हुआ करती थी, यानी कि कोयले का जो इस्तेमाल है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। और बड़ी बात तो ये है कि वो उसको यहां से निकाल कर भी ले जाते थे बेसिकली, जब उनको अपने देश में उसको यूज करना होता था। यानी कि अगर आप लोगों से कोई बोले कि यहाँ पर हमारे देश से वो कहां पर निकाल कर लेकर जाते थे, तो यूके में निकाल कर लेकर जाते थे। तो रॉ मटेरियल आप लोगों को पता ही है, हमेशा ये यहाँ से निकाल कर लेकर जाते थे। तो ये एक बड़ी ही बेसिक सी चीज है जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी देश के लिए। तो इनके द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश से जो है वो रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर जाया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें याद रखिएगा। यूके शब्द क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में आप लोग कई बार बता चुका हूं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कई सारे किंगडम का मिलकर एक पर्टिकुलर यहाँ पर यूनाइट हुए, जिससे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो इसमें 4 है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और एक वेल्स है। एक और बच गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कितना याद है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं यार, इनके बारे में याद रखोगे तो लंबे समय तक कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। अब लेक्चर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में। एनर्जी कंजर्व करना, एक तरीके से एनर्जी को अगर हम लोग कंजर्व करते हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी को हम लोग बचाते हैं। बचाते मतलब कैसे हैं? बचाने का मतलब ये भी होता है कि एनर्जी को हम लोग एक तरीके से एक उगा भी रहे हैं। मतलब क्या हो गया इसका? जैसे मान लीजिए आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, अब घर से बाहर गए तो आप लोगों ने क्या किया, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के जो भी यहाँ पर एक तरीके से बल्ब वगैरह हैं, जो सारे स्विच वगैरह हैं वो ऑफ कर दिए, ठीक है। सारे कूलर एसी पंखे वगैरह सब ऑफ कर दिए और फिर अब आप लोग बाहर जा रहे हैं। तो उस टाइम पे मान लीजिए आप लोगों ने 1 यूनिट बिजली बचा ली, तो 1 यूनिट बिजली आप लोगों ने बचाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे अगर आप लोग वो 1 यूनिट बिजली नहीं बचाते तो अब 1 यूनिट बिजली आप लोग जब इसको यूज करते तो बाहर की बिजली लेते और उसको खर्च करते और पैसा पे करते। अब आप लोग क्या कर रहे हो, वो जो बची हुई है कहीं ना कहीं वही अब आप लोग आगे इस्तेमाल करोगे। तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, ये एनर्जी जनरेशन भी हो गया जब आप लोग चीजों को सेव करते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंड है कि आप लोग चीजों को सेव कर रहे हो, तो इसका मतलब जनरेट भी कर रहे हो। तो 14 दिसंबर को ये डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका बेसिक पर्पज ये है कि कंजर्वेशन करना है एनर्जी का, क्योंकि चीजों को अगर सेव कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव, #सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। अगर अवेयरनेस यहाँ पर फैलानी है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा। और कंजर्वेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एनर्जी का, यहाँ पर ये डे बाय डे की लाइफ में करना है। ऐसा नहीं कि कोई ओकेजन आएगा यार आज तो चलो एनर्जी कंजर्व करते हैं, आज ना एनर्जी कंजर्वेशन का डे है, नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को रेगुलरली कंजर्व करनी पड़ेगी, रेगुलरली आप लोग की लाइफ का पार्ट ये होना चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी लाइट्स वगैरह जो है बंद कर दो, शाम को जो है लाइट्स वगैरह बंद करके सो, ठीक है। तो इस तरीके से सो सकते हो, या फिर बहुत ही छोटा सा जो 0 वाट का बल्ब होता है अपना, वो जला के आप लोग सो, अगर इलेक्ट्रिसिटी में ही नींद आती है। तो कई तरीके के लोग होते हैं, सबके अपने अपने जो है तरीके होते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और मैक्सिमम सोने का जब फंडा होता है उसमें अगर येलो लाइट आप लोग रखोगे, येलोइश लाइट, तो सबसे अच्छी मानी जाती है सोने के लिए। तो या तो लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या फिर येलोइश कलर की अगर लाइट होगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। 1991 में अगर बात करें तो यहाँ पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 14th ऑफ जो दिसंबर को। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है इसके द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोग ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं तो कई सारे प्रोग्राम भी आते हैं, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बताते रहते हैं कि एनर्जी सेव करो, ठीक है। घर में ट्यूबलाइट की जगह CFL वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से नहीं, जो कि LED वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितना स्टार के आप लोग पंखे वगैरह, और ये जो बेसिकली आज की डेट में नहीं कि आप लोग जो फ्रिज वगैरह लेकर आते हो, AC वगैरह लेकर आते हो, तो स्टार मार्किंग रहती है। तो जितनी स्टार मार्किंग रहती है उतना ही ज्यादा आप लोग एनर्जी को सेव कर पाते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी है, ये थोड़े से महंगे होते हैं, पर लेकिन लंबे समय में अगर आप लोग इनको देखोगे तो जितना पैसा आप लोग खर्च कर दोगे यहाँ पर बेसिकली इसको खरीदने में, उससे ज्यादा ही आप लोग फिर उससे सेव कर पाओगे इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, ठीक है। वरना अगर कम स्टार के खरीदोगे तो वो आप लोग को हर महीने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, खासकर इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी काफी नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी के चलते तो आप लोग का इंपॉर्टेंट डे हो गया एक यहाँ पर। इसी के साथ में जो आर्टिकल है नेक्स्ट, जो कि गवर्नेंस और इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, ये भी यहाँ पर इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में ही। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि कई बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ तरीके रहते हैं कि हम लोग इसको यूज करेंगे, ऐसे लेकर चलेंगे, तो इसके लिए अवार्ड भी हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जो भी यहाँ पर अच्छे से आंसर देता है 1 घंटे के अंदर अंदर, उसको मैंने बोला था कि उसको कुछ ना कुछ अवार्ड देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर कुछ करता है कोई भी एक तरीके से कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करता है, तो उसका नाम जो है वो वीडियो के अंदर लेना चाहिए कि हाँ इस इंसान ने जो है अचीवमेंट किया। कई सारे बच्चे जो है सेलेक्ट होकर आते हैं, अपना मेल भेजते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। फिर मैं आप लोग कई बार बताता भी हूँ, कई बार पढ़ भी नहीं पाता हूँ, दिक्कत रहती है, तो फिर से सेंड कर दिया करो, तो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इससे एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ यार हमको भी कुछ ऐसा करना है। तो ये अवार्ड का तरीका यही होता है कि लोगों को एप्रिशिएट किया जा सके। तो यहाँ पर 31st नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है, ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14th ऑफ दिसंबर, यानी कि जो 14th ऑफ दिसंबर को ये जो अवार्ड यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसने भी यहाँ पर एनर्जी को इफिशिएंटली यूज किया है, इनके एनर्जी को बर्बाद नहीं किया है, एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज किया है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। दूसरा एक न्यू अवार्ड जो है यहाँ पर, ये नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा और लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये ताकि हमारे देश में चीजों को ढंग से लोग जो है इंप्रूव कर सके। तो 1991 में नेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया ये पर्टिकुलर चीजों को, ताकि हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। और फर्स्ट यहाँ पर ये 14 दिसंबर 1991 में चीजें स्टार्ट की गई। जैसे मैंने डे के बारे में आप लोगों से बात की, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर PIB के द्वारा ये न्यूज आप लोगों के सामने, जो कि PIB के द्वारा पब्लिश की गई थी। अब इसको यहाँ पर कई सारे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो कि इसका मतलब ये कि हम लोग जितनी जरूरत है उतनी ही यूज करें, इफिशिएंटली यूज करें, लेस एनर्जी, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज करें, मतलब यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क, यानी कि जो टास्क आप लोग कोई काम कर रहे हो उसमें कम एनर्जी लगाना। एक तो ये किसी के साथ में आप लोग लड़ने बैठे हो, एक ये कि शांत रहो, अपना नॉर्मल अपने दिमाग को शांत करो और उसके बाद में उसी काम को कर लो आराम से, ठीक है। वरना क्या रहेगा, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना करना फालतू की चीजों में, अपनी एनर्जी को सेव करके रखो, क्योंकि वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है। क्योंकि एक टाइम पर अगर आप लोग अपनी एनर्जी को सेव करोगे तभी आप लोग उसको दूसरी जगह यूज कर पाओगे। वरना अगर आप लोगों को लगेगा यार इंसान के अंदर तो इतनी एनर्जी है 24 घंटे कुछ भी करता रहेगा, नहीं, एग्जॉस्ट हो जाओगे जरा सी देर में। आप लोग अगर शॉपिंग करने बैठ जाओ ऑनलाइन, थोड़ी देर के बाद में आप लोग अपना दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट नजर आने लगेगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी जो है वो उसमें लग जाती है। आप लोग कोई भी काम करते हैं, कोई फोन आ गया उससे बात कर ली, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं इवन बाहर आप लोग जाकर थोड़ा आ भी जाए ना, थका थका फील होने लगता है कई बार। तो ये क्या रहती है, किसी चीज में आप लोगों ने दिमाग लगाया तो वहां से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमेशा अपने दिन को डिसाइड करो क्या क्या प्रोडक्टिव है और क्या क्या अनप्रोडक्टिव है, और उसके बेस पर चीजों को आगे लेकर चलो, तभी आप लोग सही तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। बेनिफिट क्या होगा इसका कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को हम देखने को मिलेगा, और जितना ग्रीन हाउस गैस का जो कमीशन है वो कम होगा, इससे फायदा क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है वो उतनी ही ज्यादा यहाँ पर बेसिकली ठंडी रहेगी, उतनी ही कम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी
कि वो गर्म होती नजर आएगी। ग्रीन हाउस गैस का एक दो उदाहरण आप लोग दे सकते हो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कई बार आप लोगों ने सुना होगा H2O वेपर, यानी कि जो H2O का जो वेपर होता है जो कि यहाँ पर भाप वगैरह आप लोग बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 आप लोग बोलते हैं, काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। और मेथेन जो है वो तो लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग 80 गुना आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जो कि ज्यादा ताकतवर है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगा, NO2 जिसके बारे में मैंने बताया, और O3 ओजोन भी यहाँ पर। तो ये ऐसे उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस के जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। रिड्यूस करेगा यहाँ पर एनर्जी की डिमांड जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको फिर आगे यूज कर पाएंगे, तो एनर्जी की जो डिमांड है उसको रिड्यूस करेगा। लोअर करेगा जो कॉस्ट है यहाँ पर उसको भी लोअर करेगा हाउस होल्ड की, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक लेवल पर भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। आप लोगों को पता है अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली जो कि ग्लासगो यूके के अंदर में, तो वहां पर कई सारे मुद्दे इसी के ऊपर बात की गई कि कैसे एनर्जी को हम लोग अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं। इंडिया जो है आज के डेट में अवॉइड करेगा यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें बिल्डिंग 300 गीगावाट जो न्यू जनरेशन अप टू द 2040 तो इंप्लीमेंट करेगा यहाँ पर एक तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी। अगर प्रॉपर वे में हम लोग चीजों को ढंग से यूटिलाइज करें तो बहुत सारी एनर्जी हम लोग सेव कर पाएंगे, तो आगे एनर्जी जनरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग अगर बात करें 7.14% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, और एमिशन जो रिड्यूस हो गए यहाँ पर 1.108.28। तो ये ऐसे डेटा है, इनको रटना नहीं आप लोगों को। बेसिकली सीधा सीधा फंडा ये याद रखेगा कि बेनिफिट क्या है अगर आप लोग चीजों को सेव करोगे, तो उससे कई सारे फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो वो समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे हैं जो कि आप लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इनको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और याद क्या रखना है, इतनी बार मैं इनको रिपीट भी कर चुका हूं, कई तो आप लोग को याद भी होंगे इनमें से। एनर्जी इफिशिएंसी इन इंडिया, तो आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक का। हालांकि अभी ये टारगेट कितना हो गया, ये हो गया 500 गीगावाट का। कब तक का हो गया, 2030 तक का, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में ये टारगेट हमारा सामने निकल कर आया। तो इसी के चलते आगे क्या है, 24/7 पावर फॉर ऑल, सबके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में अगर बात करें तो लोगों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा तभी स्मार्ट सिटी होगी। इसी के साथ में प्रमोशन ऑफ ई मोबिलिटी, यानी कि बैटरी के व्हीकल को यूज करना, वो काफी इंपोर्टेंट है, ताकि हम लोग बाहर से जो तेल वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें हम लोग कम खरीदें। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे सेक्टर काफी इंपोर्टेंट है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे के अंदर पंखे वगैरह चलाने के लिए वो सब चीजें, उसके लिए सोलर पैनल भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड की बात की जा रही है, घरों में भी सोलर पैनल के ऊपर काम किया जा रहा है। सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप की भी बात की गई। आप लोगों को याद होगा कई सारी मैंने स्कीम भी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस की थी, जिसमें खेतों में सोलर पंप यहाँ पर लगा रहे हैं, और उसके चलते किसानों की जो डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो कम हो रही है, तो उससे किसान आसानी से अपने खेतों की सिंचाई भी कर पा रहे हैं। क्लीन अगर कुकिंग के बारे में बात करें तो उसका प्रमोशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर सोलर कुकर वगैरह यूज किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं चीजों को, और फालतू में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपनी जिंदगी में डे बाय डे में इनको यूज कर सकते हो, तो इससे अपने देश को तो फायदा होगा ही होगा, इस तरीके से आप लोग की पॉकेट की मनी भी थोड़ी जो है वो कम खर्च होगी, ये फायदा रहेगा। अब बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो इस मुद्दे के ऊपर काम करती है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज को हम लोग बोलेंगे, स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई 2001 में, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं आप लोग, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आप लोग को ये देखने को मिलेगी। जो भी पॉलिसीज हमारे देश में बनाई जाती है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो देश में अगर हम लोग बात करें एनर्जी को किस तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चल सकते हैं, और कैसे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे बाहर से खरीदने पर, तो ये उसी लेवल पर काम मेनली करती है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है ये कोऑर्डिनेट करती है कंज्यूमर के साथ में भी, क्योंकि उनको गाइड करते हैं कि भाई साहब स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट ही खरीदना, ठीक है। इसी के साथ में कहां पर ढंग से चीजों को ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है, और क्या क्या फंक्शन किया जा सकता है, तो सारा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी कि बहुत काम की बॉडी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो एफर्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी इफिशिएंसी और कंजर्वेशन के बारे में। तो हमारी कंट्री के अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का है, इसी के साथ में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है यहाँ पर PAT, ये याद रखेगा। स्टैंडर्ड एंड द लेबलिंग के बारे में बात की जा रही है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में बात की जा रही है, और डिमांड साइड मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यानी कि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी कई सारे ऐसे टारगेट रखे गए जिसके बेस पर हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टारगेट है हमारे देश में। तो क्या हमारे ही देश में हम लोग इतने समझदार हैं या फिर बाहर के लोग भी समझदार हैं? तो भाई साहब बाहर के लोग भी समझदार हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो एक काफी इंपोर्टेंट बॉडी है, वो इसी पर्पज के लिए बनाई गई है। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, तो यहाँ पर ये भी काफी इंपोर्टेंट है, SE फॉर ऑल के बारे में बात की जाती है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताई, ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पता है कौन से नंबर की थी यहाँ पर, ये
ये कई बार बता चुका हूं, याद रखिएगा। 21वें नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। अच्छा, 26वें नंबर की अभी मैंने आप लोगों को बताई, 27वें नंबर की कहां पर हुई है और 28वें नंबर की कहां पर होने वाली है, उसको भी थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेना। मिस्र जो यहाँ पर मिशन इनोवेशन है, ये भी है 24 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सके। तो हाथ पे हाथ धर के कोई नहीं बैठा है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और इसी के चलते एनर्जी को इफिशिएंटली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कौन रहेगा, वो है जनता, यानी कि जनता जनार्दन है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जनता जब तक चीजों को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेगी, तब तक चीजें चेंज नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी बनाए रहे, पर हम तो रात को ना सारी चीजें, सारी बिजली के, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी मतलब लाइट वगैरह खोल के सोएंगे, सब सारी चीजें खोलकर हम लोग बाहर जाएंगे, घर में पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ भी करती रहे गवर्नमेंट, वो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगी। तो ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इन एनर्जी यूज बिहेवियर। दूसरा, पुश करना है नियरली जीरो एनर्जी जो बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे तो इससे भी काफी सारा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। अमेंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ताकि यहां पर देखिए, एक तो होता है चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना, तो कई बार लोग जो है उसकी इज्जत नहीं करते हैं। वही चीज अगर लोगों को पैसों में मिलनी स्टार्ट हो जाए तो उनको लगता है कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए देखने को मिलता है, अगर पानी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इवन आप लोग हवा की बात कर लीजिए, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और अब इसी के साथ है जैसे कि आप लोग एयर की बात कर लीजिए, ये सारी ऐसी चीजें नॉर्मली अगर बात कीजिए काफी लार्ज स्केल पर फ्री में देखने को मिलती है, ठीक है। तो लोग क्या इनकी कदर कम करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को देखने को मिलता है। और जिसकी कदर ज्यादा होती है, आप लोगों को देखो, एक बूंद पेट्रोल भी नीचे नहीं गिरने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कितना महंगा है। सोचो वही पेट्रोल अगर पानी के भाव में मिल रहा होता तो क्या दिक्कतें होती। तो इसलिए यहां पर इंसान क्या है, जहां पैसा ज्यादा लगता है वो उसको लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए लोगों को ये चीजें फील करानी जरूरी है कि उनको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। उनको क्या करो, कुछ ना कुछ कॉस्ट लो से, ताकि बेसिक एक खर्चा भी निकलता रहे गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जो पैसा जाता है वो टैक्स पेयर की मनी है। तो अगर इस तरीके से चीजें रहेंगी तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम ही तो टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास में टैक्स जा रहा है, उसी से लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो अफोर्डेबल बना दो ताकि लोग खरीद सके, पर लेकिन फ्री में देने का मतलब है कि आदत खराब कर देना, उसको वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये देखने को भी मिलता है कई जगह, जिसमें थोड़ा सा अगर प्राइस भी रख दिया जाता है तो यहाँ पर देखियो लोगों का नेचर तो चेंज होता ही होता है। इससे उनके लिए एक प्राइड मूवमेंट भी रहता है, क्या कि वो कोई उनको फ्री में प्रोवाइड नहीं करा रहा है। उनको ऐसे नहीं लगता है कि यार ये तो चीज हमको फ्री में दे रखी है, तो हाँ हम नहीं कहेंगे। किसी को खाना प्रोवाइड कराना है तो एक प्लेट है जो कि 50 रुपए की आती है, आप लोग उसको प्लेट 5 रुपए की दे दो, तो उससे क्या रहेगा, 10 गुना उसका प्राइस आप लोगों ने कम कर दिया। पर उसको ये लगेगा 5 रुपए देकर यार मैंने खरीदी है ये, तो उसको अंदर से फील होगा कोई मुझे फ्री में नहीं दे रहा है, तो अच्छे से खाना खाएगा। अगर फ्री में खाएगा तो ये लगेगा यार फ्री में खा रहा हूं खाना, तो वो वाली बात है। तो उसको प्राइड फील कराओ, तो एक अफोर्डेबल चीजों पे लेकर चलो। इंस्टॉलेशन फॉर द स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है, ताकि लोग जो है कितना खर्च कर रहे हैं उसके बारे में पता चल सके, वरना उसमें भी लोग जो है तिकड़मबाजी ढूंढ लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी इंटरवेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये जरूरी है लोगों को समझाने इसके बारे में, तो इसके ऊपर भी हम लोग को काम करना चाहिए। तो ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर आंसर राइटिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताई ये मुद्दे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने पूरा डिटेल में आप लोग को समझा दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। घर से एक तो कभी भी निकले बिना हेलमेट के ना निकले, गाड़ी में बैठे हुए तो बिना सीट बेल्ट के न चले। ये सजेशन है एक तरीके से उन इंसानों के लिए जो कि लापरवाही इस चीज पर लेकर चलते हैं। एक और बात, घर से कभी भी कोई गाड़ी उठाकर चलो, चाहे बाइक, स्कूटर, स्कूटी कुछ भी आप लोग लेकर चलते हो, तो आगे और पीछे का टायर एक बार चेक कर लिया करो कि उसमें हवा ठीक तो है या नहीं। पता चला आगे चलकर आप लोगों को दिक्कत दिख रही है, उसमें कम हवा है और आगे चलकर बिल्कुल खत्म हो गई, तो फिर आप लोगों को इश्यू हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें। और कई बार एक मैंने पिक्चर भी शेयर की थी काफी दिनों पहले फेसबुक के ऊपर, उसमें ये था कि कई बार ये नहीं होता यहाँ पर जो बेसिकली टायर के आगे छोटे छोटे बच्चे भी कई बार, या फिर कोई पता चला बिल्ली बैठी हुई, कुत्ता घुस गया, तो थोड़ा चेक कर लिया करो यार आगे पीछे। ये छोटी छोटी सी नेचर होता है, चीजें होती हैं, अगर इनको इस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा और दूसरों को फायदा रहेगा। चलिए ये तो थी एक्स्ट्रा बातें जो कि आप लोगों को सुनाता रहता हूं मैं, पर आप लोगों को सुनते नहीं हो, वो अलग बात है। रोड ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है, उसके द्वारा अभी यहाँ पर कई सारे इंपोर्टेंट मुद्दे सामने निकाल कर रखे गए। इसमें लोकसभा के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा लोकसभा में बातें प्रेजेंट की गई कि देश में रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, तो इसी के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर हमारे देश में चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि हमारे देश में रोड सेफ्टी को इंप्रूव किया जा रहा है ऑल स्टेजेस पर, यानी कि कैसे रोड डिजाइन की जा रही है, कैसे उसको कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऑपरेशन, इसी के साथ में मैनेजमेंट स्टेज की बात की जा रही है, ताकि रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। रीजन क्या है? रीजन ये अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं कि रोड की वजह से लगभग यहाँ पर अभी रिसेंट का जो डेटा है 47,984 यानी कि 47,984 लोगों की जान गई, ये नेशनल हाईवेज के ऊपर, ठीक है।
तो ये नेशनल हाईवे की बात की जा रही है। बाकी का और जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टेट के अंदर जो लोकल रोड है वहां पर और भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ये जो डेटा था ये 2019 में लगभग 53,000 था, तो घटकर नीचे आया, तो थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छी बात है, कम से कम कुछ नीचे आया, तो एक ये अच्छी बात बोल सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में 1.3 मिलियन यानी कि लगभग 13 लाख लोगों की जान जाती है, ठीक है। और इंजरी तो पता नहीं कितनी होती है, किसी की बाइक फिसल गई, किसी का स्कूटी फिसल गई, ठीक है, वो सारी चीजें तो अलग है। तो लगभग 50 मिलियन, ठीक है, लोगों की यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंजरी होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमारी कंट्री में जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब डेथ, यानी कि जो लोगों की डेथ हो रही है, जो 13 मिलियन या 13 लाख में से लगभग 11% हमारे देश में हो रही है। अब 13 लाख का 11% कितना होगा ये आप लोग बताइए, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। यानी कि 13 लाख में का 11% कितना होगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है। मेजर कोज जो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सबसे बड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा रोड इंजीनियरिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर मोड को इस तरीके से एकदम टर्न कर दिया कि पता चला यहां पर एक्सीडेंट होना ही होना है, तो कुछ ना कुछ वहां पर सॉल्यूशन लगना चाहिए ताकि वहां पर आसपास में जो है लोग अलर्ट रहें। इसी के साथ में स्पीड जो है, सब जो है अपने आप को बाइक पे बैठते गाड़ी में बैठते धूम मूवी बनाने के चक्कर में आ जाते हैं, तो ये खतरनाक देखने को मिलता है। तीसरा सबसे खतरनाक मुद्दा है यहाँ पर ड्रंक ड्राइव, यानी कि अल्कोहल या फिर कोई भी नशे का पदार्थ यूज किया और ड्राइव करने बैठ गए, तो अपने आप तो मरेगा इंसान, दूसरे को भी मारेगा, तो ये खतरनाक चीज है। इसी के साथ में रोंग साइड में ड्राइव करना, ये भी काफी बड़ा नेचर हो गया है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोग बाहर जाओगे किसी कंट्री में, वही इंसान जो इंडिया में इस तरीके से ये नेचर जो है लेकर चल रहा है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बाहर जाकर उससे सभ्य इंसान कोई आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अपने देश में हरकतें करेंगे उल्टी सीधी और दूसरे देश में सभ्य बनकर दिखाएंगे, तो ये गलत है। अपने ही देश में भी ये चीजें की जा सकती हैं, तो जरूरी है। इसी के साथ में रेड लाइट को जंप करना, ये मानता है कि रॉबिनहुड पांडे बन गए, तो ये सबसे खतरनाक चीज है। हो सकता है कोई इंसान उस टाइम पर रोड क्रॉस कर रहा हो तो किसी बेगुनाह की जान भी जा सकती है। और मोबाइल यूज करना अगर कभी भी आप लोगों को पड़ जाए, ये तो कोशिश करो कि साइड में गाड़ी को खड़े कर ही मोबाइल को यूज करना है, ठीक है। या फिर एक तरीके से कभी भी आप लोगों को कुछ भी इस तरीके का कोई अर्जेंट हो गया, तो गाड़ी को कम से कम अगर रोक नहीं सकते बीच में कहीं उसमें चल रहे हो, तो इतना कम उस पर लगा दो कि बिल्कुल बहुत ही धीमी धीमी चले, अगर ठुके भी थोड़ी बहुत तो कोई नुकसान ना देखने को मिले। पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर हो कि हाँ आप लोग का कॉल जो है वो इतना अर्जेंट है कि इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए थोड़ी डिस्टेंस पर जहां पर जगह मिले साइड में खड़ा कर वहां पर सुन लेना, पर लेकिन ये चीजें भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और फिर यहां पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए 3 सबसे बड़े मुद्दे अगर पूछ ले किसकी वजह से यहां पर एक्सीडेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। यहां पर पहला तो हाई स्पीड की आपे से बाहर गाड़ी को चलाना, ओवरलोडिंग, जो ट्रक वगैरह गन्ने के ट्रक भरकर चलते हैं ना, पलटे पड़े हैं ऊपर टांग उठी हुई मिलती है इनकी, तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ड्रंक एंड ड्राइव वाला भी काफी बड़ा मुद्दा है। और अभी जो सबसे बड़ा आगे निकलकर मुद्दा आ रहा है वो है मोबाइल फोन का यूज करना, तो ये एक आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे एरिया हैं, अगर लिखने के लिए भी आ जाए, इवन आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी पूछ ले तो इनके बारे में आइडिया रखेगा। अब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है जीडीपी का हमारी कंट्री में हेल्थ के ऊपर, तो ये नेशनल हेल्थ अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो जीडीपी का 1.15 खर्च कर रहे थे, अभी बढ़ाकर 1.35 कर दिया है। जबकि दूसरी कंट्री अगर जापान के बारे में बात करें, यूएसए के बारे में बात करें, 15 से लेकर 20-20% तक भी लोग जो है वो खर्च करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर में, पर लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। और हमारा नुकसान कितना होता है आप लोग समझिएगा। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन घर में कमाने वाला है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, पूरा परिवार जो है वो सदमे में आ गया, अब पूरा परिवार कैसे चलेगा सोचने वाला मुद्दा हो गया। तो इसकी वजह से दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, या तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, अब बच्चों को काम पर लगाया जाएगा, अगर घर का कोई बड़ा बेटा है तो वो काम पर लगेगा, ठीक है, छोटे बच्चे को छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए लगाएगा। इसी के साथ में अगर कोई और दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तो माँ जो है वो कहीं किसी घर में काम करना स्टार्ट करेगी, कोई एक्स्ट्रा जॉब करना स्टार्ट करेगी, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढेगी, किसी घर में पोछा लगाएगी, बर्तन करेगी, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पढ़ी लिखी है तो कुछ और अच्छा काम करेगी यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जीडीपी का जो लॉस है इस तरीके की हरकतों की वजह से ये 0.55 से 1.35। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लगी मुझे, जो सोचने के लिए मजबूर कर रही है, थोड़ा सा मतलब जिसको सुनकर भी मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ, वो ये है यहाँ पर कि 1.35 जीडीपी का हम लोग खर्च कर रहे हैं एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने की वजह से। और ओनली हेल्थ के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग, हेल्थ के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखें, कहां गया डेटा, एक सेकेंड, हेल्थ के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग, अरे हद हो गई, कहां था अच्छा ये रहा, ये तो हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली हमारा इतना जो है रोड एक्सीडेंट में खर्च हो जा रहा है, और हेल्थ के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं 1.5 के करीब, ठीक है।
तो ये देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कंपनसेट हो जा रहा है ओनली इसमें ही, यहाँ पर बाकी का और कहां चला गया वो आप लोग समझ सकते हैं। तो इतना नुकसानदेह है यहाँ पर ये दिक्कत, पूरे घर पर बर्डन आ जाता है। रोड में एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, पता चला हाथ पैर टूट गए, घर पे बैठ गया इंसान, घर में इतना कमाने वाले इंसान थे नहीं, वही कमाने वाला था, उसी के ऊपर पैसा लग रहा है ऊपर से। तो ये दिक्कत भी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि काफी बड़ी क्रिएट कर देती है प्रॉब्लम। खासकर जो पुअर लोग हैं वो और ज्यादा पुअर यानी कि गरीब हो जाते हैं, और जो ठीक ठाक है वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये माना जाता है कि किसी एक इंसान की अगर घर में एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो लगभग 7 महीने तक वो इंसान जो है, मतलब 7 महीने तक जो परिवार है, ठीक है, उसको दिक्कतें देखने को मिलेगी। एक परिवार की जो हाउस होल्ड इनकम है वो आगे आने वाले 7 महीने तक का उसकी कहानी जो है वो खस्ता रहेगी, तब जाकर उसको सर्वाइव करने लायक जुगाड़ बनेगा। तो ये एक्सीडेंट जो है इतना खतरनाक होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वनरेबल रोड यूजर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, VRU। इसका क्या मतलब है? डिस्प्रपोर्शनेट लार्ज बर्डन रोड क्रैशेस का आप लोग यहाँ पर नजर आएगा आज के डेट में। जो भी रोड के अंदर जो क्रैश होते हैं आज के डेट में, उसकी वजह से जो सीरियस इंजरी होती है, ठीक है, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। कहीं का रोड बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया, तो ये दिक्कतें निकल कर आती है। कई बार उसकी वजह से कई है ना, एक ढक्कन खुले हुए छोड़ दिए गटर के, उसमें जाकर इंसान गिर गया। तो इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। कई बार आप लोगों ने देखा और रोड साइड पर कई सारे लोग जो रहते हैं, आज के दिन में काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आ रही है। जो मेन रोड होती है वहां पर भी आधी रोड पर जो है लोग जो है बैठ कर सामान बेचते रहते हैं। किसी की गाड़ी गई, हानन फानन में बैलेंस डोला, 2-4 लोगों के ऊपर को चढ़ा कर गया है। इनके सलमान खान वाला मुद्दा यहाँ पर फिर निकल कर आता है, वो वाली हरकतें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि रोड पे डेथ जो है एक्सीडेंट की वजह से क्यों हो रही है। रूरल अर्बन डिवाइड भी काफी बड़ा यहाँ पर नजर आएगा। इनकम डिक्लाइन जो है, लो इनकम जो रूरल यानी कि गांव में जो कम कमाने वाले लोग हैं, 56% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मोस्ट सीवियर जो है, जैसे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वह लो इनकम अर्बन यानी कि शहरों में जो कम कमाने वाले लोग हैं उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। और गांव में जो रूरल हाउस होल्ड है, हाई इनकम वाला भी, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है काफी ज्यादा। यानी कि हर एक तबका सोसाइटी का इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है अगर एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट के बारे में बात करें, यानी घर में कमाने वाला इंसान था एक मेल, फीमेल के ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ गई यहाँ पर, तो इसकी वजह से 50% जो महिलाएं वो काफी लार्ज स्केल पर इफेक्ट होती है। उनको लगता है कि अब घर कैसे चलेगा, कमाने वाला एक इंसान था वही चला गया। इसकी वजह से 40% जो वुमेन है वो तो इवन अपना पैटर्न तक चेंज कर देती है जिंदगी जीने का, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। अब करा तो करा जाए, एक मिनट आप लोग वीडियो को पॉज करो और सोच कर देखो इसके बारे में कि घर में 5 मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर है, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक हस्बैंड और वो सॉरी 5 के 6 मेंबर लगाओ, माँ बाप है, ठीक है, मानिए कि बाबा दादी हैं, अगर आप लोग देखो मम्मी पापा हो गए, और घर में 2 भाई बहन हो गए। इस तरीके से अगर मोटे मोटे तौर पर लेकर चलो, अब कमाने वाला कौन है यहाँ पर? एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि बाहर से यहाँ पर प्रॉपर कमा के लेकर आता है और उससे पूरा घर चल रहा है। अब उस इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, अब सोचिए पूरा परिवार कैसा होगा। अब माँ बाप तो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं उसके कि वो तो काम करने लायक बचे नहीं है, ठीक है, उनको तो सेवा करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई सारे बीमारी के भी खर्चे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से और बर्डन रहता है। अब कौन सी रहेगी यहाँ पर? ये औरत रहेगी अकेली। अब ये कहां से काम करेगी, कैसे कमाएगी? अगर बच्चों को आप लोग देख रहे हो इतने छोटे हैं कि अभी वो अपने ढंग से चीजों को समझ भी नहीं रहे हैं, तो सारा बर्डन इस पर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वजह से जिंदगी जीने के तरीके चेंज करने पड़ जाते हैं काफी लार्ज स्केल पर, और कई सारे लोग तो इस मुद्दे पर कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग फील नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि जिंदगी जो है वो सही चल रही है और इंजॉयमेंट में जीते रहते हैं। पर लेकिन ये फील करो तो हम लोग को समझ में आएगा कि कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले क्या पूछा भी गया, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? ब्रासिला डिक्लेरेशन के बारे में। तो ब्रासिला डिक्लेरेशन पूछेगा किसके बारे में? तो रोड सेफ्टी के बारे में 2015 में आया कि कैसे हम लोगों की जान बचानी है। यूएन के द्वारा भी रोड सेफ्टी के बारे में बात की जाती है, एक सप्ताह पूरा सेलिब्रेट किया जाता है 6 से लेके 12 मई तक का। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लोड असेसमेंट प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर कैसे हम लोगों को सेव कर सकते हैं। और अभी तो आप लोगों ने सुना भी होगा गुड स्मार्टन के बारे में बात की जाती है, यानी कि अगर आज की डेट में रोड पर कोई एक्सीडेंट आप लोग हुआ देख लेते हो और अगर उस इंसान को आप लोग हॉस्पिटल में लेकर जाते हो तो कोई भी आप लोगों से नहीं पूछेगा कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, और कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं करेगा उसका इलाज करने से। पहले इलाज करेगा, बाद में देखते रहेंगे पुलिस केस जो भी हो रहा है वो सारी चीजें बाद में निकल कर आएगी। पहले इंसान की जान बचाओ, और जान है तो जहान है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर भी कई सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे देश में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, और दुनिया भर की वीडियो जिसके ऊपर बनाई गई, मजाक उड़ाया गया कि किडनी बेच दी, जमीन के कागजात बेच दिए यहाँ पर बेसिकली फाइन भरने में। पर लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो हमारे ही लिए है। अगर हम लोग उसको ढंग से टैकल नहीं करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पेनल्टी हाइक की गई काफी ज्यादा है। अगर कोई ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, ठीक है,
इसी के साथ में कोई जुमनाइल ड्राइव कर रहा है, छोटा बच्चा कोई ड्राइव कर रहा है, तो माँ बाप पर 25,000 रुपए तक का फाइन यहाँ पर लगाया गया। तो इसकी वजह से कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली, पर मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि विदेशों में जाओगे इससे भी बड़े बड़े फाइन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से वहां पर लोगों के मन में थोड़ा खौफ रहता है, वरना लगता है कि चीजें सही चल रही है, कहीं भी किसी भी कहीं पर भी निकलकर गाड़ी को निकाल कर ले जाओ, कुछ भी करते रहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी के साथ में अगर बात की जा रही है कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड, इसी के साथ में जो यहाँ पर टैरिफ जो ट्रैफिक एक्ट है 2002, इसके बारे में बात की जा रही है कि कंट्रोल किया जाए लैंड विद इन द नेशनल हाईवे। इसी के साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1998 में बनाएगी, जो कि इस तरीके से क्या क्या चीजों को आगे लेकर चलना है उसको इंप्लीमेंट करती है प्रॉपर वे में। तो एक ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। क्वेश्चन भी बनते हैं यार इससे, और वैसे भी क्वेश्चन तो अपनी जगह वो तो तभी पूछे जाएंगे जब इंसान सही रहेगा, वो तो एग्जाम में पूछ ही ले जाएंगे जब आप लोग सही रहोगे। सबसे पहले बात तो ये कि आप लोग अगर कहीं भी जाते हैं अपनी सेहत का और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। कई बार इंसान अपनी तो जान लेता ही लेता है, दूसरे की भी जान लेकर जाता है, और पता चला दूसरे की ऐसे की जान लेनी जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट था, तो वो दिक्कतें होती हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे ग्रेविटी इन चीजों की, और लाइफ में जरूर इनको इंप्लीमेंट करोगे। आगे बढ़ता हूं, बात करेंगे एनर्जी के बारे में, मिनरल्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। कोयला, जिसको आप लोग ब्लैक डायमंड भी बोल सकते हैं। अभी हमारे देश में जो सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी है उसके द्वारा कुछ नॉर्म्स, रूल और रेगुलेशन जो थे उनको चेंज किया गया, क्योंकि हमारे देश में जहां पर भी कोयला बेसिकली यूज किया जाता है, खासकर अगर बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, यानी कि बिजली बनाने में। अब बिजली बनाने में कोयला जो यूज होता है उसके बारे में याद रखिएगा, उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, कोयले से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। जैसे अब अगर आप लोग सोलर पैनल से, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी बोलते हैं। ऐसे जैसे बिजली जो हवा से बिजली बनाते हैं, और यहां पर अगर बिजली बनाओगे आप लोग तो इसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर जो एक बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, तो ये यहां पर मुद्दा ये देखती है कि हमारे देश में प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी के रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि जैसे पावर प्लांट है जो भी यहाँ पर बड़े बड़े जो कि बिजली बनाते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोयला वगैरह कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमारे देश में आया था 2003 में, उसके थ्रू बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि एवरी 5 ईयर ये देखे कि यूटिलाइजेशन कैसे चल रहा है पावर जनरेशन में चीजों का। 2021 में अभी जो हमारी कंट्री में थर्मल पावर प्लांट है, सब जगह कोयले की कमी देखने को मिली। कई सारे मुद्दे थे, एक तो बारिश की वजह से कई बार जो कोयले की खाने उनमें पानी भर जाते हैं तो वो यूज करने लायक नहीं बचता है। दूसरा यहाँ पर कोविड-19 के चलते कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली, बाहर से हम लोग कोयला लेकर भी नहीं आ पाए, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली, और भी कई सारे छोटे छोटे ऐसे इश्यूज आप लोगों को नजर आए यहाँ पर। तो ये अब मुद्दा ये था कि अगर इस वजह से हम लोग कोयला नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उसकी वजह से बिजली नहीं बन पा रही है, लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, एक बार को घरों में बिजली ना पहुंचे चल जाएगा, अगर किसी हॉस्पिटल में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, या फिर जहां पर रिक्वायरमेंट है, बहुत रिक्वायरमेंट है किसी भी ऐसे एरिया की, वहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो कैसे काम चलेगा। तो ये जरूरी है, तो इसके चलते यहां पर इसको फोकस किया गया। और प्राइस कंट्रोल भी, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मार्केट में और उसकी सप्लाई जो है वो कम रहती है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। पता चला ना, मार्केट में पूरे मार्केट में एक ही सेब की ठेली है, तो वहां पर वो है इसको 500 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा, पर लेकिन हर ठेली पर अगर सेब रखे हुए तो आप लोगों को 50-60 रुपए किलो के हिसाब से वहां पर मिल जाएंगे। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यही मुद्दा है, इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, तो इसी के बारे में बात करूंगा। कई सारी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। इंपैक्ट क्या है यहाँ पर, स्लो इकोनॉमिक एक तरीके से रीओपनिंग हो रही है आराम आराम से कोविड-19 के बाद में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी अभी तेज नहीं था, अब चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ में लो कोल का स्टॉक देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों ने सोचा कि चलो इतना काफी है, पर लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन रह गया तो चीजें नहीं चल पाई, तो कोल के स्टॉक का जो नॉर्म्स है उसी को चेंज करने की बात की जा रही है। अभी मुद्दा क्या देखने को मिलेगा, इंडिया में जो कोल के स्टॉक के नॉर्म्स है उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, ताकि पावर प्लांट जो है उनका काम चलता रहे और क्राइसिस में कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा कैसे लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंटली एवरेज लास्ट 7 डेज का देखा जाता है, पर लेकिन उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। 15 से 30 दिन का डे का जो कोल्ड स्टॉक है वो यहाँ पर अगर रहे चीजों का, तो देखा गया कि रिक्वायरमेंट ये रहती है कि एक तरीके से अगर कि 15 डेज का कोल्ड स्टॉक अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाए और लगभग 20 डेज तक इसको लेकर चला जाए, और विद इन 200 किलोमीटर माइल होनी यहाँ पर माइल्स होनी चाहिए जहां से कोयला लाया जाता है। 25 दिन, देखिए यहाँ पर मुद्दा समझिएगा आप लोग क्या है। बेसिकली एक पर्टिकुलर कोयले की फैक्ट्री है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, और इसके पास में ये बेसिकली कोयले की फैक्ट्री हो गई, और इसके पास में कोई ऐसी कंपनी है जो कि कोयला यूज करती है। अब वो कंपनी की रेंज कितनी है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, पता चला 200 किलोमीटर है, तो कम से कम उसके पास में 20 दिन का कोयला होना चाहिए उस कंपनी के पास में, ठीक है। पता चला डिस्टेंस जो 1000 किलोमीटर है, तो उसके पास में 25 दिन का होना चाहिए, और 30 दिन का होना चाहिए अगर इससे भी ज्यादा दूर है यहाँ पर, क्योंकि कोयला आने में टाइम लगता है वहां से। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया। तो दो तरीके से इसको देखा जाता है, एक तो बोलते हैं नॉन पिट और एक बोलते हैं पिट, ठीक है। तो पिट हेड और नॉन पिट हेड का मतलब क्या होता है, तो 17 डेज एट पिट हेड में और 26 डेज नॉन पिट हेड में, यानी कि कोयला जो है जो आप लोगों के पास में खुद का आप लोगों ने इकट्ठा करके रख रखा है फैक्ट्री के अंदर में,
तो वो कम से कम आप लोगों के पास में 17 डेज का यहाँ पर अभी फिलहाल। और आगे चलकर बात करें जैसे कि 1500 किलोमीटर अगर दूर है, वहां पर कोई कोल माइन वहां से कोयला लेकर आ जा रहा है, तो वो नॉन पिट की कैटेगरी में हो गया। तो 26 डेज का यहाँ पर बेसिकली रखा जाता है कि हाँ वहां से लेकर आ जाएंगे, वहां पे हमारा जुगाड़ है, बिल्कुल वहां से तुरंत आएगा। पर लेकिन कई बार पता चला रास्ता खराब है, बारिश हो रही है, पानी भर गया वहां पर, तो क्या दिक्कतें हैं? तो डेली कोयले की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहनी चाहिए। तो जो पावर प्लांट है वो बात की जा रही है कि एनी डे विद कैलकुलेटेड बेस, यहाँ पर 85% प्लांट लोडेड फैक्टर बोला जा रहा है इसको, वो बेसिकली यहाँ पर इनके पास में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसको कैसे आप लोगों को मेंटेन रखना है और कैसे ज्यादातर चीजों को आगे लेकर चलना है, ताकि जो रिक्वायरमेंट हो कोयले की वो पहले से आप लोगों के पास में रहे। आप लोगों को ये नहीं कि अभी अभी खत्म हुआ है और अभी अभी लेकर चल रहे हैं। इवन जिंदगी में भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी खाते पीते हैं, अपनी किताब कॉपी आप लोग रफ कॉपी आप लोग रखते हैं उन पे काम करने के लिए, तो पहले से उसको लाकर रखो, ठीक है। कोई भी घर में सामान खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो पहले से आप लोग को पता होना चाहिए। यानी कि मेहमान आकर बैठ गए, हम लोग चीनी लेने जा रहे हैं कि भाई साहब चाय बनानी है उनके लिए, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कभी आऊंगा तो मुझे तो चाय नहीं पीनी है, मेरे तो पानी में काम चल जाएगा मतलब कहने का ये है कि दिक्कतें देखने को मिलती है, तो ऐसी चीजें आप लोग की निकल कर आएगी। ओके, तो यानी कि एक दिक्कत ये है कि आज की डेट में इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। वरना जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी और फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से देश में हाहाकार मचता हुआ नजर आएगा। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गए, तो ध्यान से सुनिएगा, बताऊंगा कहां से आ गए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कोयले के बारे में। कोयला जो है मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, इसीलिए इसकी कोई ज्यादा अहमियत रहती नहीं है, पर लेकिन जब कमी पड़ती है तो अहमियत नजर आ जाती है, ठीक है। 2-4 किलो कोयला कोई उठा के ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इस कोयले में भी वही कार्बन यूज किया था जो डायमंड में यूज किया था, और डायमंड अगर 2-4 किलो किसी को मिल जाए तो मुझे लगता नहीं कि पूरी जिंदगी उसको कुछ करने की जरूरत है। तो ये डिफरेंस होता है एक तरीके से वैल्यू के अंदर में, तो इसलिए आप लोग की अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी होती है जिंदगी में। पॉइंट नंबर 2 यहां पर बेसिकली बात करें तो डोमेस्टिक फ्यूल के तरीके से इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। आयरन यानी कि लोहे की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनाने में तो कोयला काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनती है उसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में अगर कोयले के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिलियन ईयर एगो यहाँ पर ये फॉर्म किया गया। ये माना जाता है कि कोयले के जो कहां से बनता है, पृथ्वी के अंदर दुनिया भर की चीजें जो है वो दब गई यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर पृथ्वी की जो लेयर के अंदर में यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसकी वजह से कोयला ये बनता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ब्यूरिड सनसाइन के नाम से आप लोग बेसिकली इसको रेफर करते हो। अगर बात करें लीडिंग जो कोयला प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है आज की डेट में, तो यहाँ पर चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। हमारे देश में इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर रानीगंज, इसी के साथ में यहाँ पर यह झरिया, यहाँ पर धनबाद, इसी के साथ में बोकारो, ये काफी इंपोर्टेंट एरिया है। और इसी के साथ में कोयला का जो टाइप होता है ये याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन कोयले को एंथ्रेसाइट बोलते हैं, बिटुमिनस, फिर यहाँ पर सब बिटुमिनस और फिर लिग्नाइट। इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ये पिक्चर आप लोग देखते हैं। एक होता है जिसको पीट बोलते हैं, ये कोयला नहीं, एक तरीका पानी होता है, बिल्कुल ये बोल सकते हैं, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर लिग्नाइट होता है थोड़ा और बेटर, फिर यहाँ पर आप लोगों को सब बिटुमिनस और फिर बिटुमिनस, और एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे बेहतरीन कोयले की कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि अच्छा कोयला कैसा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छे कोयले का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसको कार्बन कंटेंट काफी अच्छा है, जब उसको जलाते हैं तो एनर्जी वो काफी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा सबसे कम क्वांटिटी का यूज करने पर भी, और ये जितनी ज्यादा क्वांटिटी यूज करोगे उतना ही कम यहाँ पर एनर्जी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे आप लोग इधर को जाते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो यानी कि एंथ्रेसाइट वाला कम यूज करने पर भी ज्यादा काम करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हमारे देश के अंदर में 1774 में जो यहाँ पर रानीगंज था वो पहला कोल फील्ड आप लोग को इंडिया का देखने को मिलता, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये 1774 में यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया गया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, और कोयला अभी यहाँ पर एक तरीके से न्यूज में भी था कई सारे रीजन की वजह से, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। कोयले का यूज कहां करते हैं? एक तो सॉलिड कोक जो होता है ये आयरन स्टील वाली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अगर लिक्विड जो है जिसको कोल तार बोलते हैं, ये डाइंग, ड्रग और परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इसी के साथ में जो कोयला की जो गैस होती है उसको यूज करते हैं एज ए फ्यूल इंडस्ट्री के तौर पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में राज्य कौन से हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, इसी के साथ में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये लगभग 70% देश का कोयला आप लोग यहाँ से निकल कर आते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। जरा सी देर में अगर रिवाइज करना हो चीजों को तो सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के दिमाग में नहीं होगा, और अगर है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा जरूर। वीडियो को रिपोर्ट तो कर दी, तो वीडियो को रिपोर्ट तो कर ही रहे हैं, वैसे वीडियो सुनते तो होंगे ना ये जो वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लिख तो दिया करो यार रिपोर्ट क्यों कर रहे हो, ताकि उस चीज को सुधार लिया जाए।
बताएंगे भी नहीं और इस तरह की हरकतें भी करते रहते हैं। चलो आधे ऐसे इंसान होते हैं, उनको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, पर लेकिन यही है, सबको खुश रहना चाहिए, उनकी खुशी में ही चलो सही है, उनकी खुशी सही हद है यार। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर GS2 हेल्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। पहले तो याद रखिएगा जो हेल्थ है वो हमारे देश में कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सही बोला मैंने? नहीं, बिल्कुल सही नहीं बोला, गलत बोल दिया मैंने। हेल्थ जो है वो आप लोगों को स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलता है 7वें शेड्यूल के अंदर में। पर लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्लोबल लेवल की हेल्थ के बारे में बात करेंगे और फिर अपने देश के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली ग्लोबल हेल्थ जो सिक्योरिटी इंडेक्स प्रस्तुत किया गया, हमारे देश में, हमारी कंट्री में हेल्थ के बारे में नीति आयोग चीजें प्रस्तुत करता है। पर लेकिन मैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं तो इसके बारे में समझेंगे अभी आगे। इंडिया की जो यहाँ पर स्कोर देखने को मिलेगा 42 है 100 में से, ठीक है। 0.8% जो हम लोग पॉइंट जो है वो नीचे खिसक गए, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ी है यहाँ पर। नेबरिंग कंट्री जो है बांग्लादेश, श्रीलंका और जो मालदीव है, उनकी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, किसी की 1 तो किसी की 1.2 तक का, और हम लोग नीचे खिसके हैं। यानी कि हमारे देश में हेल्थ का वातावरण जो है वो अभी और खराब हुआ है। कोविड-19 ने और ज्यादा चीजों को बर्बाद किया है। वर्ल्ड में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर बात करें यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में, तो वो स्लिप हुई है लगभग 38.9, यानी कि आउट ऑफ 100 ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 2019 में ये 40 के करीब थी। यानी कोविड-19 ने सबको बता दिया कि इतने 30 मार खाओ जो बोलते हैं ना, हमारे देश में तो हेल्थ का ढांचा बड़ा अच्छा है, तो सबकी नानी याद दिला दी कोविड-19 ने। तो ये माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2021 में नो कंट्री स्कोर टॉप टायर रैंकिंग, नो कंट्री स्कोर अबव 70.5%, 75.9, ठीक है। तो यानी कि सबकी नानी याद दिला दी कोविड-19 ने, जो बोलते थे हमारी जो हेल्थ का ढांचा काफी अच्छा है, अच्छा को घुटनों पर ला दिया। तो ये पर्टिकुलर ये यहाँ पर इंडेक्स बता रहा है। कंट्री जो अगर बात करें ऑल इनकम लेवल रिमेन आज की डेट में देखें अनप्रिपेयर्ड थी यहाँ पर पेंडेमिक को लेकर, यानी कि उनको लग रहा था, उन्हें कहते हैं आप लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उनको ये लगता है कि हम तो बड़े अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, हम तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, पर लेकिन जैसे टेस्ट प्रैक्टिस करने बैठेंगे तैसे पता चल जाता है यार ये तो चीजें याद पढ़ी तो थी पर याद ही नहीं आ रही है। तो फिर पता चलेगा कि दिक्कतें हो गई, ठीक है। फिर बोलेंगे कि रिवीजन नहीं किया, चलो भैया आप क्या करें, फिर से बैठ के पढ़ाई करो। तो इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहो चीजों का और प्रैक्टिस करते रहो, पता रहेगा कि मैं भी कैसा पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे भी काउंट कर पाओगे कि प्रेजेंट में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसका लेवल क्या है। उससे आप लोगों को मेरा भी लेवल पता चलता रहेगा। जो खासकर नए नए बच्चे आते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर ये सफिशिएंट है क्या, तो आप लोग पढ़ के देखो तो सही, पता चल जाएंगे चीजों को सफिशिएंट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि मैं नहीं बोल रहा हूँ सफिशिएंट है नहीं है, आप लोग पेपर उठा के देखो, अपने पेपर अटेम्प्ट करो और करंट देखो उसमें कैसा आ रहा है, ठीक है, और उसको आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं सफिशिएंट नहीं हो, अगर कर पा रहे हो तो फिर आप लोग बोल ही सकते हो कि चीजें ठीक चल रही है। पर लेकिन रिवीजन तो याद रखेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर बात करें इन्फेक्शियस जो डिजीज है यहाँ पर, वो भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रही है आज के में। कभी कोई सी बीमारी निकल कर आए थे, कभी कोई सी, कभी कोरोना और चली रही है उनके वेरिएंट भी, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो डाउन टू अर्थ के अंदर यहाँ पर ये पब्लिश किया गया था आर्टिकल, जिससे यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है GHS, यानी कि जो ग्लोबल यहाँ पर ये ग्लोबल हेल्थ जो सिक्योरिटी है यहाँ पर ये पब्लिश किसके द्वारा किया था, डेवलप किसके द्वारा किया था। तो यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेट जो इनिशिएटिव है, ठीक है, तो जिसको NTI बोलते हैं, तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इसी के साथ में यहाँ पर जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, ये मिलकर इसको प्रस्तुत करते हैं। आखिर क्या है यहाँ पर, ये एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस ये करती है कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल जो भी थ्रेट रहती है, वो जो ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। और जो जॉन्स हॉपकिंस सेंटर है यहाँ पर, ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या रोल है खासकर कम्युनिकेशन इन पब्लिक हेल्थ में, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो पता चलता रहे कि आखिर रियलिटी में किस कंट्री का लेवल कैसा है, अगर कल को कोई बीमारी आकर पड़ती है ऊपर सर पे, तो कैसे टैकल कर रहे हैं, तो कैसे चेक करते हैं, ये रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाती है। तो उसके लिए इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग 6 कैटेगरी में चीजों को देखते हैं कि कितना प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कि बीमारी आने से पहले हम लोग कितना तैयार है अपना, सर्दी आ रही है अपना जूते मोजे अपना सही सारी चीजें तैयार होगी, सर पे कैप अपना जर्सी वगैरह सब वो सारी चीजें। दूसरा यहाँ पर कितना यहाँ पर एक तरीके से डिटेक्शन कर पा रहे हैं, रिपोर्टिंग कितनी हो रही है, पता चला चाइना की तरीके से बीमारी आकर सबको खा गई और पता चल रहा है कि यार चाइना सोया हुआ है, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। रैपिड रेस्पॉन्स कितना यहाँ पर निकल कर आ रहा है, अगर दिक्कतें देखने को मिल रही है। हेल्थ का सिस्टम कैसा है, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर WHO के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। और रिस्क जो है इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा अगर वहां पर बीमारी निकल कर आती है। तो मेजर किया जाता है 0 से लेकर 100 तक का। लो स्कोर है, इसका मतलब 0 से लेकर 33 तक है। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पास होना है तो 33 मार्क्स तो लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे अगर नॉर्मल चाहिए। मॉडरेट क्या है, 33.4 से लेकर 60.6 तक मिडिल टायर में देखने को मिलेगा। और हाई स्कोर कहां पर है, तो 66.6
7 से 100 टॉप टायर। तो हम कहां पर है, हम लोग मिडिल टायर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहां पर है, तो हम लोग को काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्कोर कितना था 42.8, तो मिडिल टायर के अंदर आ गए ना हम लोग यहां पर, मिडिल या मतलब मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसमें बात करें जो कैटेगरी यहां पर, इसमें 6 कैटेगरी है, उसके अंदर 37 अलग से इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, 96 सब इंडिकेटर है और 171 क्वेश्चन है जो लोगों से पूछे जाते हैं कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, तब जाकर इसको तैयार किया जाता है। यानी कि काफी अच्छा एक इंडिकेटर आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि हेल्थ के बारे में अगर ये बता रहा है तो रियलिटी में उस कंट्री के बारे में कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जान सकते हो। अगर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, टॉप कंट्री कौन है, तो सबसे टॉप पर कौन है, वो है यूएसए, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर कनाडा, पांचवें पर थाईलैंड, छठे पर स्लोवेनिया और यहां पर यूके, फिर जर्मनी, फिर साउथ कोरिया और फिर है स्वीडन। टॉप कंट्री है यहां पर। तो यानी कि 75 100 में से आए यूएसए के भी मार्क्स, यानी कि यूएसए में भी ज्यादा अच्छा नहीं है अगर बात करें, पर हाँ ये है कि बहुत सारी कंट्री से बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया, सोमालिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो है अपने ऊपर के अलावा किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं देता है लड़का, ये बिल्कुल अय्यासबाज इंसान है, अपने ऊपर रहता है इसका पूरा फोकस और किसी से बात नहीं करता ये। इसी के साथ में यहाँ पर यमन हो गया, सीरिया हो गया। तो ये वो कंट्री है जिनके द्वारा नीचे से टॉप किया गया है आज के डेट में। तो इनके कुछ 4 के कम से कम आप लोग नाम याद रख लेना और ऊपर की 4 के, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन जाते हैं। ऑल कंट्री जो आज के डेट में इनसफिशिएंट हेल्थ जो कैपेबिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक्यूरेटली वनरेबल है यहाँ पर, हेल्थ सिस्टम इमरजेंसी अगर हो जाए कोई तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। 65% अगर बात करें कंट्री, अगर देखें आज के डेट में तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो कंट्रीज है यहाँ पर जो पब्लिश करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रेस्पॉन्स है उनका, डिजीज को लेकर वो सारी चीजें वो प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिलती है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ढंग से पब्लिश ही नहीं किया जाता है कि कैसा ये इंप्लीमेंट करें। 73% कंट्री जो है उनके पास में एबिलिटी नहीं है कि एक तरीके से अप्रूवल दिया जा सके मेडिकल, अगर कंट्री में जो भी मेजर्स हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो वही है कि ताम झाम चल रहा है, बस हाँ ठीक है चीजें हैं, टाइम पास चल रहा है, अपना सुन लिया इधर से और उधर से दूसरे कान से निकाल दिया, वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। जो हाई इनकम कंट्री है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं डेडिकेटेड एक फाइनेंशियल प्लान इन्वेस्टमेंट का बना पाती है। 79% जो यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई एलोकेशन ही नहीं रहता है नेशनल फंड के अंदर में पास्ट 3 ईयर में कि हाँ हेल्थ को अलग से देना भी है। हमको लगता है हेल्थ तो यार चलती रहती है, इसके ऊपर क्या पैसा खर्च करना है, अपना डिफेंस के ऊपर करो ना दबा के पैसा खर्च, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। 82% कंट्री ऐसी हैं जो कि लो मॉडरेट लेवल पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस रख पाती हैं गवर्नमेंट में कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर दिक्कतें होती हैं। रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इफेक्टिव गवर्नेंस, ये डिमांड है जो कि रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोविड-19 ने सबको नानी याद दिला दी। कोविड-19 ने ही तो बोला कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा। तो यूएसए टॉप पर, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड ये देखने को मिलेगा, और वर्ष में नॉर्थ कोरिया, यमन और सोमालिया। तो ये कम से कम आप लोग यहां पर याद जरूर रखिएगा। अभी रिकमेंडेशन क्या दी गई कि एलोकेशन जो होना चाहिए यहां पर सिक्योरिटी जो बेसिकली फंड जो रिक्वायरमेंट है, देखिए पैसा हर चीज का बेसिक है, पैसा नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, तो पैसा जरूरी है। और अमीर कंट्री के पास में बहुत है, गरीब कंट्री के पास में कम है। तो एक तो सबसे पहले ये आप लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां पर इसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट करे और उसके ऊपर भी लगाम रहे, वो नहीं कि अपने हिसाब से खर्चे करवा रहा है और पैसे लोगों से ठग रहा है। न्यू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर किसी को प्रॉपर वे में यहाँ पर की डोनेट करना है तो फिलैंथ्रोपिक जो होते हैं और जो फंड देने वाले होते हैं उसको आगे लेकर आ जाए, ताकि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है उनको पैसा देखने को मिल सके। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंडिया में बात करें तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। इन्फ्लुएंजा आ गया, H1N1 आउटब्रेक 2009 में हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर, दिमाग खराब करके चला गया। अभी कोविड-19 आ गया, रही से ही कहानी खराब कर दी। लो एक्सपेंडिचर रहता है, बोला 1.35% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं भाई साहब, क्या ही कर लेंगे इसमें आप लोग ये बताओ, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर हेल्थ के बारे में अगर और बात करें तो हेल्थ प्रोफेशनल हमारी कंट्री में 1 डॉक्टर है लगभग, अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में 1445 लोगों पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफी कम है। WHO के हिसाब से यहाँ पर लगभग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट का इंपैक्ट काफी पड़ता है। अभी ये माना गया कि क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से 80% इंडियन जो है वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर कहीं भी बाढ़, सूखा या फिर आप लोगों को सुनामी या फिर बीमारी की कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ये वो एरिया है जिसमें काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये मुद्दा था, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिली होगी। तो इस तरीके से इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देखिए यार आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें 3 चीज आप लोग कर सकते हैं। लाइक करा करो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, इससे वीडियो जो है यूट्यूब को पता चलेगा ये वीडियो सही है। इसको तो आप लोग आदत बना लीजिए, क्योंकि जब जो जिनकी आदत खराब है वो नहीं सुधर रहे हैं
तो हम भी थोड़ा सा अपनी आदत बना लेते हैं, डेली वीडियो को आते ही उसको लाइक किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बेसिकली यूट्यूब इसको अंडरस्टैंड कर सके कि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। वरना ब्लॉक करने का मुझे कोई मतलब लगा नहीं था इस वीडियो के अंदर में। और यहाँ पर ये जो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रहा है। तो सारे इशू आप लोगों के सामने ऐसे ही आते रहेंगे जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको लेकर टाइट तरीके से लीजिए। तो रेगुलर बहुत सारे बच्चे कर ही रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ये सब्सक्राइब एक बार को नहीं भी करना है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक बार को चल जाएगा, नहीं करना है उससे, पर लेकिन इससे यूट्यूब को फीडबैक मिलता है। सब्सक्राइब करने से तो चैनल के सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब को थोड़ा पता चल रहा है उससे कि हाँ इस पे वीडियो अच्छी आ रही है खराब आ रही है, तो वीडियो का फीडबैक तो लाइक कमेंट और शेयर से पता चलता है उसको। तो वो तीनों चीजें आप लोग करिए, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बात की, तो मैंने आप लोगों को सारी बातें इसके बारे में पढ़ाई, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसी से रिलेटेड हमने काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, पूरा एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी के बारे में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और सारी बातें मैंने आप लोगों से बताई डिटेल में। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम है हमारे देश में और क्या क्या दुनियादारी में चल रहे हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में हेल्थ के बारे में मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से, इंडेक्स और कहां कहां पर क्या क्या कंट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वो बताया, और कितना हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने जाना। एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या दिक्कतें देश के अंदर देखने को मिल रही है, ये भी काफी बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोयले का मुद्दा हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और कोयले के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी समझ लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो ये आप लोगों के सामने क्विज है, NECA के बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में बताइए। कंजर्वेशन एक्ट कब का है ये बताना आप लोगों को, NTI क्या है इसके बारे में बताइए। फर्टिलिटी कितने सारे लोगों की जान जाती है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। हमारे देश में कितना प्रतिशत है, कितना खर्चा हम लोग करते हैं जीडीपी का, और कितना यहाँ पर लोग जो हैं आज के दिन इसकी वजह से नुकसान में जाते हैं, तो बताना है। इसके साथ में CEA क्या है ये आप लोग बताइए, कौन सा एक्ट है ये बताना है। और यहाँ पर कोयले के बारे में बात की जा रही है, तो सबसे पहले कहां पर कोयले के बारे में हमारे देश में बातें की गई, ये कुछ बातें आप लोग को बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मैंने डिस्कस किया था। देखिए जब आप लोग रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो आप लोग देखा करो कि कितना आप लोगों को याद है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर याद नहीं है तो एक बार बैठ के प्लीज उसका रिवाइज कर लिया करो, वरना आगे बढ़ते रहोगे दुनिया भर का सामान जानते रहोगे, पीछे का भूलते रहोगे, तो वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था। थीम आप लोगों को बतानी है। रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की, तो किसको ऑब्जर्वर स्टेटस में गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। माउंट सेमेरू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, कहां पर ये लोकेटेड है, और एल्पाइड अर्थक्वेक कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कितना % दुनिया में यहां पर नजर आएगा। एग्जीक्यूटिव कमिटी रीजनल टेररिस्ट ये स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली टॉपिक है ये। आज फिर आप लोगों का रह गया, सोच रहा था डिस्कस कर लूंगा, टाइम नहीं बचा, ठीक है। देखो वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है। तो छुटेगा कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने बोला है तो कवर करूंगा। अगर छुट भी गया तो संडे में क्या काम आएगा, ठीक है। तो संडे का दिन इसी काम के लिए तो बना हुआ है, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। दूसरा इंपोर्टेंट यहाँ पर सी राजगोपालचारी जी के बारे में बात की थी। तो भारत रत्न कब मिला था, कौन सा न्यूज़पेपर है यंग इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था ये बताना था, कौन से ब्रिटिश लास्ट वॉइस राय थे, और यहाँ पर इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट यूएस से यूक्रेन के बारे में ये भी आप लोगों को बताना था। तो समझ लेते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की, तो लीव नो वन बिहाइंड ये हम लोगों ने बात की, इन्वेस्ट इन द हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। यूएन नेशनल जनरल असेंबली के बारे में बात की, तो ये इंपोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसका पार्ट बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑब्जर्वर स्टेटस। इंडोनेशिया के अंदर ये आप लोगों को माउंटेन फटते हुए नजर आते हैं, और लगभग 17% जो है ये अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट आप लोगों को नजर आएगी। ताशकंद है यहाँ पर, कहां पर, ये है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये याद रखेगा। 1955 में सी राजगोपालचारी जी को भारत रत्न मिला। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो गांधी जी का जो न्यूज़पेपर है वो है यंग इंडिया, जिसमें ये एडिटर भी रहे। लॉर्ड माउंटबेटन की जगह यहाँ पर ये फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया बने, ये याद रखेगा। और यूएस इंटेलिजेंस गैदरिंग बताती है कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। तो ये बात की मुद्दे हैं, देखते हैं करेगा नहीं करेगा, करेगा तो देख लेंगे, नहीं करा तो जिंदगी चलने दो। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक डिसलाइक तो बोल ही नहीं सकता मैं, अच्छा खासा डिसलाइक था, बटन हटा दिया फालतू में। चलिए आप लोग बताइए लेक्चर कैसा लगा, नीचे फीडबैक बता सकते हैं आप लोग बेसिकली। बाकी पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और 2 वीडियो मैंने शेयर किए जो कि आप लोग देख लेना यहाँ पर, वो आप लोग को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, तो उनके बारे में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ मॉर्निंग में। देखिए सुबह थोड़ी लेट हो गई थी वीडियो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल जाती है कई बार, तो उसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो मॉर्निंग में टाइम से आप लोग उठ के देखना, 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना और उसी बेस पर आप लोग अपना जो है शेड्यूल भी फिर आगे लेकर चल सकते हैं। 7 तो लास्ट में अपलोड कर ही देता हूं, आज थोड़ी ऊपर चलेगी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इशू हो गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल गई, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओके। पर लेकिन हाँ ये है कि ऐसा कभी नहीं है कि वीडियो नहीं मिलेगी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा रहे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।